हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं CGL CHSL टीयर 2 का प्रैक्टिस मॉक मैथ मॉक 6। छठे मॉक पे हम आ गए हैं और मॉक का लेवल मैं आपको बता देता हूँ कि लेवल जो है वो डिफ़िकल्ट साइड पे है, यानी कि एग्जैक्टली ये नहीं है कि बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं। ओवरऑल मॉक जो है वो टाइम टेकिंग आपको लगा होगा जब आपने पहले दिया होगा। ठीक है, अगर आप 27 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आप ये मान लो कि आपने 100% स्कोर कर दिया। इसमें आप 27 कर रहे हैं, आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं यानी कि आपकी बहुत बढ़िया तैयारी है, आप बहुत बढ़िया करेंगे एग्जाम में। अगर आप 27 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं तो फॉर श्योर आप सारे ठीक करके आएंगे और आपकी बढ़िया तैयारी आपको यही मेंटेन करनी है। 27 आपने कर लिए तो भी बहुत बढ़िया तैयारी है, आपने यही मेंटेन करनी है। इससे एक दो क्वेश्चन शॉर्ट रह गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है सिर्फ नॉलेज के कारण नहीं, अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के कारण हम कई बार कम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करें फिर। तो जिन लोगों को पता है इसके बाद मैं क्या बताता हूँ वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं, बाकी फिर मैं एक बार बता दूँ क्या प्रैक्टिस मॉक है क्या वीडियो मॉक है। तो दो तरीके के मॉक फिलहाल आपको मिल रहे हैं, नंबर 1 वीडियो मॉक्स, नंबर 2 प्रैक्टिस मॉक। वीडियो मॉक होते हैं अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी को सीखने के लिए। कैसे? आपको सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो मिलती है, उसमें आप मेरे साथ मॉक को अटेम्प्ट करते हो। तो मेरे साथ आप क्वेश्चन को स्किप करते हो, मार्क एंड रिव्यू करते हो, अटेम्प्ट करते हो उसी वीडियो के अंदर। तो स्ट्रेटजी सीखने का मोस्ट पावरफुल टूल है आज के दिन। ठीक है, नंबर 2 प्रैक्टिस मॉक। अगर आपने ये स्ट्रेटजी सीखी है तो इसको अप्लाई भी करना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मॉक्स की संख्या डेफिनेटली ज़्यादा होगी वीडियो मॉक से। प्रैक्टिस करनी है हमने। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको मॉक देना होता है पहले। ठीक है, या तो अपनी ऐप पर दे सकते हो, इवन की ऐप पर, या इवन की वेबसाइट पर आप दे सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद कुछ क्वेश्चन के आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलते हैं, कुछ के आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं। वीडियो सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिल रहे हैं। अगर आपने पहले मॉक नहीं दिया है तो जाके मॉक दो, सिर्फ ये वीडियो मत देखो। ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर करना है। इनमें से किसी भी मॉक के अंदर मुझे PDF दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरे पास पड़ी है मैं फिर भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी, नुकसानदायक रहेगी। वो काम मैं नहीं करूँगा भाई, साफ साफ आपको बता देता हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं एक बार वेबसाइट के ऊपर दिखा देता हूँ। अब ये अपनी वेबसाइट है, तो ये जो टैब है यही टैब अपनी ऐप के अंदर है। तो उनमें लेटेस्ट मॉक टेस्ट, एग्जैक्टली यही नाम, लेटेस्ट मॉक टेस्ट, इस नाम से एक टैब मिलेगी। ठीक है, तो इस टैब के अंदर देखो टीयर 1 के वीडियो और प्रैक्टिस मॉक अवेलेबल हैं, टीयर 2 के वीडियो और प्रैक्टिस मॉक अवेलेबल हैं। तो टीयर 2 के प्रैक्टिस मॉक में जाओ, फिलहाल प्रैक्टिस मॉक दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे व्यू कंटेंट, तो यहाँ पर देखो मैथ के 5 मॉक फिलहाल हैं। ये छठा आप देख रहे हो, छठा भी अवेलेबल होगा जब आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो ऊपर ये मैथ का मॉक देने के लिए है, इसको दो, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन देख लो। फिर अगला मॉक दो, फिर यहाँ पर सॉल्यूशन देख लो। अगला मॉक दो, यहाँ पर सॉल्यूशन देख लो। टेक्स्ट सॉल्यूशन यहीं पर मिलेंगे, ऐसी ही वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और ये कंप्लीटली पूरी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेपर तक ये ऐसे ही चलेगी। ठीक है, तो ये कितने दिन होती है फिलहाल जब मैं ये आपको बता रहा हूँ, फिलहाल मेरे भाई वीक में 2 दिन, एक तो वेडनेसडे को और एक सैटरडे को मैथ का मॉक आता है शाम को 5 बजे, इन दोनों दिन। ठीक है, तो आप टाइम इन मॉक्स के लिए निकाल सकते हो और उस दिन ये मॉक दे सकते हो। ठीक है, आपको स्किप नहीं करने हैं, बिकॉज इन मॉक्स के अंदर आपके जितने मार्क्स आएंगे आपके एग्जाम में उतने ही मार्क्स आएंगे। आज अगर आप एग्जाम दो उससे कुछ ना कुछ बेहतर ही आएंगे। ये आपके एग्जाम को कम्प्लीटली रेप्लिकेट कर रहे हैं, ना मुश्किल ना आसान, आपकी हार्ड शिफ्ट को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई फिर। चलो, तो मैं ये अज्यूम करता हूँ आपने ऐप के अंदर या वेबसाइट के ऊपर मॉक दिया है, उसके बाद आप ये सोल्यूशन देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं समझाऊंगा, उसके हिसाब से अपनी स्पीड रखूंगा, आप अपने हिसाब से स्पीड को तेज कर सकते हो। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन, एक मिल्कमैन ने क्या किया, 50 रुपये का उसके पास दूध है, तो उसके अंदर उसने पानी मिला दिया, पानी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन व्हाट रेशियो मस्ट ही मिक्स द मिल्क एंड वाटर सो दैट बाई सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क, मिल्क की कॉस्ट प्राइस पर बेचे तो उसको 25% का फ़ायदा हो जाए। ठीक है,
तो 25% का फ़ायदा चाहिए है भाई साहब को इम्प्योरिटी मिक्स करके। इम्प्योरिटी मिक्स करके अगर आप 10% इम्प्योर चीज़ मिक्स कर देते हो तो 10% का फ़ायदा, 20% मिक्स कर देते हो तो 20% का फ़ायदा। तो 25% इम्प्योर चीज़ मिक्स करनी पड़ेगी। 25% यानी कि अगर प्योर चीज़ 100 है तो इम्प्योर 25 मिक्स करनी पड़ेगी। प्योर चीज़ क्या है? मिल्क। इम्प्योर चीज़ क्या है? वाटर। तो मिल्क और वाटर 4:1 रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो चीज़ मिक्स करनी पड़ेगी ये प्योर चीज़ का 25% होना चाहिए। आंसर इस ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा मैं आपको डिटेल में यहाँ पर ये कंसेप्ट बताऊँ। देखो एक बार डिटेल में बता देता हूँ। हम कई बार क्या करते हैं कि भाई चावल के अंदर कंकड़ मिला दिए, हम नहीं करते, ये लोग करते हैं। चावल के अंदर कंकड़ मिला दिए, लाल मिर्च के अंदर कुछ लाल पाउडर मिला दिया, ऐसे करके वो क्वेश्चन दे, कुछ भी करके वो क्वेश्चन दे, तो वो करेगा क्या? वो एक तो अपने पास प्योर चीज़ होएगी और एक इम्प्योर चीज़ होएगी, और इम्प्योर चीज़ होएगी ये आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम मानते हैं, जैसे यहाँ पर बोला पानी फ्री है। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझो, अगर आपने 10% इम्प्योर चीज़ मिला दी तो आपको प्रॉफिट कितना होएगा? अगर आपने 10% इम्प्योर चीज़ मिला दी तो आपके पास जो चीज़ थी जिसको आप बेच रहे थे वो 10% बढ़ जाएगी, तो 10% ज़्यादा माल बेच पाओगे, तो 10% ज़्यादा रुपए कमा लोगे। क्लियर है? 20% चीज़ मिला दोगे तो आपका माल जो है वो 20% बढ़ जाएगा, तो 20% ज़्यादा रुपए आ जाएंगे। तो 10% इम्प्योर, लेकिन किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन विद प्योर। प्योर माल जितना भी है उसका 10% मिलाओगे तो 10% प्रॉफिट, उसका 20% मिलाओगे तो 20% प्रॉफिट। ये सिंपल चीज़ है। आपको क्यों ये होता है ये मैंने आपको बता दिया। जितने परसेंट भी इम्प्योर चीज़ मिलाओगे भैया माल उतना ही बढ़ जाएगा, उतने ही ज़्यादा रुपए आएंगे, जितने ज़्यादा रुपए आएंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट है। ये सिंपल चीज़। ठीक, तो यहाँ पर इसको आप एक और तरीके से देख सकते हो, क्या कि जब आप उस चीज़ को बेच रहे हो तो आप रुपए किस चीज़ के ले रहे हो? आप रुपए ले रहे हो प्योर प्लस इम्प्योर के। बताओ ले रहे हो कि नहीं? मान लो आप दुकानदार हो, आपने ग्राहक को बता दिया कि इसमें थोड़ा सा इम्प्योर भी है, फिर आपकी मुंह को मुक्के मार के इम्प्योर कर देगा वो, है ना? ऐसे साफ बताओगे तो आपको तो यही बोलना पड़ेगा, अरे बेटा सब कुछ प्योर है। तो आप जो रुपए ले रहे हो वो प्योर प्लस इम्प्योर दोनों के ले रहे हो, और आपका जो खर्चा आया वो सिर्फ प्योर चीज़ खरीदने में आया, क्योंकि इम्प्योर चीज़ तो रुपए की नहीं है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट प्राइस को, आपका जो खर्चा आया, और ये दोनों मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर एसपी और सीपी वाला अगर आपको फ्रैक्शन चाहिए तो वो ऐसे मिलता है, मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन चाहिए तो। ठीक है, अगर आपको कंप्लीटली प्रॉफिट परसेंटेज वाला फ्रैक्शन चाहिए तो वो कैसे आता है? वो ऐसे आता है कि भैया इम्प्योर चीज़ कितनी मिला दी, प्योर के कंपैरिजन में 10% मिला दी तो 10% फ़ायदा, 20% मिला दी तो 20% फ़ायदा। इसमें एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी ऐसे करता है कि भाई अपने पास एक मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, तो दुकानदार ने इसके अंदर पानी इस तरीके से मिलाया है कि उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 25% हो रहा है, और ये जो मिक्सचर है ये मान लो है अपना 20 लीटर, तो बताओ इसके अंदर पानी कितना है? तो अगर आपको ये लगे कि भैया 25% प्रॉफिट हो रहा है तो 25% इम्प्योर चीज़ मिलाई गई होगी, यानी कि इसका 25% यानी कि 1/4 यानी कि 5 लीटर पानी है, तो आप गलत हो। मैंने क्या बोला है कि प्रॉफिट कितने परसेंट होएगा? प्रॉफिट उतने परसेंट होएगा जितना प्योर के कंपैरिजन में इम्प्योर चीज़ होएगी। प्योर का 10% इम्प्योर, प्योर के कंपैरिजन में 20%। तो अगर प्रॉफिट 25% हो रहा है यानी कि प्रॉफिट 1/4 हो रहा है, तो 4 प्योर है और 1 इम्प्योर है, यानी कि मिल्क 4 है और 1 पानी। टोटल मिक्सचर कितना है दोस्त? 4 और 1 5, 5 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 का 4 गुना है, तो 4 का 4 गुना 16, 1 का 4 गुना 4 लीटर। तो ये बात ध्यान रखना कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है कि इम्प्योर चीज़ प्योर के कंपैरिजन में कितनी है। कई बार वो टोटल से कंपेयर करवा देगा आपसे क्वेश्चन। तो पूरा कंसेप्ट कवर कर दिया भाई मैंने ये यहाँ पर।
मैंने बोला ना एक आधे कंसेप्ट में आपको रिवाइज करवाऊंगा, कभी कोई, तो धीरे धीरे सारे कंसेप्ट हम एग्जाम तक कई कंसेप्ट रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि प्रॉफिट की फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉफिट की फ्रैक्शन यहाँ पर है 5/4, तो 5/4 का मतलब होता है, मैंने क्या बताया कि प्योर चीज़ पर तो उसका खर्चा लग रहा है यानी कि मिल्क, और जो सेलिंग प्राइस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इम्प्योर प्लस प्योर को, यानी कि मिल्क प्लस वाटर। ऐसे भी देख सकते थे कि मिल्क 4 है तो पानी 1 है, टोटल मिक्सचर ये है 5 यूनिट है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ते हैं, कई क्वेश्चंस के टेक्स्ट सॉल्यूशन होंगे, उनमें मैं सीधा आगे बढ़ जाऊंगा। ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हैज़ ए मोड ऑफ 68। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के अंदर मोड का एक फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, प्लस में आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहले मैं बता चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ, इज इक्वल टू एक अपनी मॉडल क्लास का आपको मोड देखना होता है, मोड ऑफ द मॉडल क्लास, फिर मोड ऑफ द प्रीवियस क्लास, मोड ऑफ द नेक्स्ट क्लास। यहाँ से आप डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस विद प्रीवियस, यहाँ से आप डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस विद नेक्स्ट, फिर आप क्या करोगे, जो डिफरेंस विद प्रीवियस है वो कितने परसेंट है इन दोनों के सम का, डिफरेंस विद प्रीवियस प्लस डिफरेंस विद नेक्स्ट गुणा में हाइट ऑफ द मॉडल क्लास। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऐसे क्यों होता है आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, पहले किसी न किसी मॉक में मिल जाएगा आपको। क्लियर है, तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। फिर भाई ने मोड बता दिया कि 68 है, इज इक्वल टू 65 उसने बता दी लोअर लिमिट क्लास की, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो ऐसे साइड में लिख लिया करो कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी ये है, फिर अगली क्लास और पहली क्लास की भी बताएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, पहले वाली क्लास की 32 है, अगले वाली क्लास की 28 है। तो यहाँ पर गैप देखो कितना है दोस्त, 8, यहाँ पर गैप देखो कितना है भाई, 12। तो आपको ये देखना है ये जो पहले वाला है, ठीक है, ये कितना परसेंटेज है इन दोनों के सम का, एक बार मोटा मोटा ताकि आपको याद रह जाए, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। होता क्या है देखो, ये अपनी मॉडल क्लास है, ठीक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा बंदे, देखो ऐसे होता है ना ग्राफ, ऐसे होता है। इसकी लोअर लिमिट यानी कि ये, इसकी लोअर लिमिट है 65, ये 65 से लेकर कहीं ना कहीं तक होगी भाई, 65 से 70, 65 से 75, मुझे पता नहीं, इसी की हाइट पूछी है। तो अपना मोड होएगा वो 65 प्लस समथिंग होएगा। तो मुझे कितना ट्रैवल करना है, कितना ट्रैवल करना है वो डिपेंड करता है यहाँ से, पहले वाले क्लास की 32 है, अगले वाली क्लास की 28 है, तो मैं इसके बेस पर ये वाला डिस्टेंस मैटर करता है, इसके बेस पर ये वाला मैटर करता है। इधर से मोड कितनी दूर होएगा वो इस पे डिपेंड करता है, इधर से मोड कितनी दूर होएगा वो इस पे डिपेंड करता है। तो जब मैं इसको लूंगा ऊपर तो मैं लोअर लिमिट में ऐड कर रहा हूँ, 65 में ऐड कर रहा हूँ, करने को मैं अपर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकता हूँ। मैं इस 12 को ऊपर ले लूंगा, हम 12 को ऊपर ले लेंगे, पूरी दुनिया के मैथमेटिशियन ने मान लिया हम ऐसे करेंगे, लेकिन हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ याद रह जाए कि कौन से वाला लेना है, क्योंकि हम लोअर लिमिट से चल रहे हैं, 65 से कितनी आगे कदम रखूं कि मोड आ जाए, इसलिए पहले वाले से ले रहा हूँ। ठीक है भाई, तो हर मॉक में हर कंसेप्ट को पूरी डिटेल में तो नहीं बता सकता, तो ये इमेजिन करता हूँ कि आपने पहले जो मॉक्स हैं वो देखे होंगे, यूट्यूब पर मेरे वीडियो देख रहे हो, कोर्स में देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो चल रहे हो, है ना। तो 65 प्लस अगर कनेक्टेड हो तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। 8 बटे में 8 प्लस 12 20 गुणा में हाइट ऑफ द मॉडल क्लास, ये मैंने वैसे ही 5 ले ली थी समझाने के लिए, वो तो हमने निकालनी। ठीक है दोस्त, ओके जी। तो करें फिर, ये 65 इधर जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, एच विल बी 5 दिए 15 बटे में 2 यानी कि 7.5। एक्चुअल में एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, डिट्टो लिया है, डिट्टो यानी कि हो सकता है रकम बदली हो, स्टेटमेंट सेम है। आगे बढ़ जाऊं, एक और मजेदार क्वेश्चन देखो, हुआ क्या, ए डिसऑनेस्ट डीलर पी परचेज एन आइटम फ्रॉम ए होलसेलर, द होलसेलर चीट्स पी
बाय यूजिंग ए वेट ऑफ 880 ग्राम फॉर 1 kg। तो होलसेलर ने क्या किया, उसे चीट कर दिया भाई, धोखा दे दिया, 1 किलो की जगह 880 ग्राम माल दे दिया। ठीक है। पी देन सेल्स द एंटायर क्वांटिटी टू ए कस्टमर, फिर पी ने वो पूरी क्वांटिटी कस्टमर को बेच दी, मेकिंग ए डेलिब्रेट प्रॉफिट ऑफ 10%। डेलिब्रेट प्रॉफिट का क्या मतलब, ये क्या कहना चाह रहा है, डेलिब्रेट प्रॉफिट यानी कि 100 रुपये की चीज़ को 110 में बेच दिया, 10% फायदा कमा लिया, सीधा सीधा इतने की लाया हूँ 10% ज़्यादा मैं दूंगा। ठीक है जी, यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से एक्चुअल सेलिंग प्राइस 10% ज़्यादा है। ठीक है। एक्चुअल क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक दूसरे को ऐसे ठग रहे हैं ना, कोई कितने ग्राम दे रहा है, कोई कितने ग्राम दे रहा है। ठीक है, वो एक अलग फैक्टर है। फिर एंड साइमल्टेनियसली चीट, उसने चीट भी कर दिया द कस्टमर बाय यूजिंग ए वेट ऑफ ओनली 800 ग्राम फॉर 1 kg। ठीक। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय द डीलर पी इन द ट्रांजैक्शन, डीलर पी ने कितना फायदा कमाया। ठीक है, तो यहां पर 3 काम हुए हैं, बताओ कौन कौन से काम हुए। एक तो डीलर पी को ठगा गया है होलसेलर के द्वारा, तो इसको भी अकाउंट में लेंगे कि भैया इसके कारण क्या इंपैक्ट पड़ा। एक उसने जानबूझ के 10% प्रॉफिट कमाया है, एक उसने भी ग्राहक को ठगा है, यहाँ उसने भी चीटिंग की है, तो तीनों को देखेंगे। ध्यान से सुनो, तीनों फैक्टर की मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करूंगा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हम पी के रिलेशन में लिख रहे हैं कि पी को कितना फायदा है नुकसान, तो ये पी के रिलेशन में देखो, जब पी को यहाँ पर ठगा गया तो पी को फायदा हुआ या नुकसान, पी को फायदा हुआ या नुकसान, पी को तो नुकसान हुआ है, ठग लिया गया उसे, 1000 ग्राम की जगह उसको 880 ग्राम दे दिया गया। ठीक है, तो यहां पर आप बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे या छोटी फ्रैक्शन से, यहां पर मैं एक मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन बना रहा हूं जो पी के टोटल फायदे या नुकसान को रिप्रेजेंट करेगी, तो ऑफ कोर्स छोटी से, क्योंकि इस चीज के कारण तो पी को नुकसान हुआ है। और फ्रैक्शन बनेगी दो चीजों से, एक तो जितने वेट की जगह जितना दिया गया, इन्हीं दो चीजों से बनेगी। कल को वो ऐसा कर देना 750 ग्राम की जगह 500 ग्राम दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 500 बटे 750। ठीक है, तो ये जो भी परसेंटेज है, अगर आगे वाली कहानी ना हो, सिर्फ इतना काम हो जाए तो इतना लॉस हो जाएगा भाई साहब पी को, यहां पर इतना लॉस का क्या है वो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, उसने 10% प्रॉफिट कमा लिया, तो यहां पर उसको फायदा हुआ है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी फ्रैक्शन है, 110 बटे 100, 11 बटे 10। आगे क्या हुआ, आगे उसने खुद ठग लिया, तो यहां पर उसने चीटिंग करी है, उसने अपने फायदे के लिए करी है, इस चीटिंग से उसको फायदा हुआ होगा, 1000 ग्राम की जगह सिर्फ 800 ग्राम दे रहा है। हाँ जी सर, फायदा तो बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, दो चीज़ों से फ्रैक्शन बनेगी, 1000 और 800, तो फायदा हुआ होगा इस चीटिंग से, तो 1000 बटे 800। तो इनके पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्या है वो तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में समझा चुका हूँ, अभी मैं डायरेक्टली सॉल्व करना बता रहा हूँ। ठीक है दोस्त, क्लियर है। यहाँ पर ऐसे अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने रुपए 1 ग्राम सामान है 1 रुपये का, उसे हम कर सकते हैं, नीड नहीं है। और कल को अगर वो 1 kg वगैरह चेंज कर दे, यहाँ 2 kg की जगह 1500 ग्राम कर दे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम सोल्व कर दें फिर काम। चलो 5 4 0 0 4 से 22 पर, और कुछ कटेगा क्या, एक 5 यहाँ से उठाया, एक 2 यहाँ से उठाया और एक 0 काट दिया, 121 बटे में 100, यानी कि ओवरऑल ये जो भी काम हुआ उसमें 100 की चीज़ को 121 की बेच पाया वो, उसके प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है 21 ओवर 100, यानी कि 21%। क्लियर है भाई। इसमें ये डाउट मत रखना कि होलसेलर ने उसको चीट किया, इसको मैं हटा दूं, क्यों, यहाँ पर उसने भी तो नुकसान खाया है, यहाँ पर उसने नुकसान खाया है, यहाँ पर 2 जगह उसने फायदा कमाया है, इनके ओवरऑल उसी से पता चलेगा कि कितना फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। टेक्स्ट सॉल्यूशन से इजीली कर लोगे आप, यहाँ पे भी आगे बढ़ता हूँ, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हाँ जी, इस तरीके के क्वेश्चन भी थोड़े से फ्रीक्वेंट देखने को मिले हैं एसएससी के एग्जाम्स के अंदर। 1 chord ऑफ ए सर्कल इज गिवन एज दिस, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल मस्ट बी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो बच्चे कई बार रट के रखते हैं कि मैं रट के रख लूँ इसमें ऐसे वाला आंसर होगा, नहीं, सर्कल की कोई भी कॉर्ड बनाओ,
और दिमाग में सिर्फ ये ध्यान रखो कि कॉर्ड जो है वो डायमीटर के बराबर भी हो सकती है, क्योंकि डायमीटर भी एक कॉर्ड है। हो सकता है ये जो कॉर्ड हो ये यही वाली कॉर्ड हो, बट फिलहाल इसकी टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पर बनाओ। मैंने ये कॉर्ड बना दी, ठीक है जी। कॉर्ड बना दी तो सेंटर से परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा, आप बोलोगे जी हाँ सर। और ये अपना रेडियस हो गया, जी हाँ सर। इसकी लंबाई कितनी है, ये है कॉर्ड की हाफ, यानी कि 40.5 की हाफ, यानी कि 20.25। मुझे एक बात बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, जी हाँ सर। और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है रेडियस। तो हाइपोटेन्यूज तो किसी भी और साइड से हमेशा बड़ा होगा, यानी कि आर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 20.25। आप बोलोगे जी हाँ सर। बट एक ही केस है, अगर यही कॉर्ड ऊपर सरकती सरकती जाए तो कॉर्ड और डायमीटर ही बन जाए, क्या पता यही कॉर्ड डायमीटर हो, तो रेडियस भी इसके बराबर हो सकता है। हो सकता है यही कॉर्ड डायमीटर हो भाई। तो आर जो है या तो 20.25 से हमेशा बड़ा होगा, या एक केस में इसके बराबर भी हो सकता है। तो आर विल बी दिस। रटने की नीड नहीं है ना, क्लियर है। आगे बढ़ो। इन एन इलेक्शन, देखो इलेक्शन के अंदर दो तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं भैया। एक तो कुछ फिक्स पैटर्न होता है, ठीक है, और एक रैंडम सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो आपने इलेक्शन के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे मान के नहीं चलना है कि इसी तरीके के आएंगे ना। एक तो फिक्स पैटर्न है, इतने लोगों ने वोट कास्ट नहीं किए, जितनों ने कास्ट किए उतने उनके इनवैलिड है, जिनके वैलिड है वो इतने हिस्सों में बढ़ के, एक फिक्स पैटर्न है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, रैंडम सिचुएशन अपने तरीके से कुछ भी क्रिएट करता है एग्जामिनर। तो उसके अंदर आपकी परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग और स्टेटमेंट को समझने की अंडरस्टैंडिंग वो चेक कर रहा है, बस इलेक्शन वाली अंडरस्टैंडिंग को यूज करके, ठीक ठीक है भाई। करें फिर। इन एन इलेक्शन द टोटल पोल्ड वोट्स वर 12,000 विद नो इनवैलिड वोट्स। सारी वोट्स वैलिड है, टोटल वोट्स 12,000 है, यही अलग अलग लोगों में बटी है। ए बी सी कैंडिडेट हैं, ठीक है जी। बी ऑब्टेंड 50% मोर वोट्स देन द कंबाइंड टोटल वोट्स ऑफ ए एंड सी। ए और सी को जितनी वोट मिली है उससे 50% ज़्यादा। इनको अगर 2 वोट मिली है तो ये भाई साहब 3 ले गया, रेशियो लिखा है मैंने सिर्फ। इनको 2 मिले हैं तो ये 3 ले गए, ठीक है। इफ सी ऑब्टेंड 5% ऑफ द टोटल पोल्ड वोट, और सी को टोटल पोल्ड वोट का 5% मिला है, तो टोटल पोल्ड वोट कितनी है, अगर इनकी 2 है तो इसकी 3, तो 5 है। तो क्यों ना ऐसा कुछ करें कि टोटल पोल्ड वोट का 5% निकालने में आसानी हो, है ना, ठीक है जी। तो 3 और 2 5 है, टोटल पोल्ड वोट कितनी, 3 और 2 5, तो 20 गुणा करके 100 बना दूं 5 को। 20 यहाँ पर गुणा कर दिया, 20 तो नहीं 40, 20 30 60, रेशियो तो मेंटेन रह गया। टोटल वोट हो गई जी 100, 100 का 5% कितना होगा 5, और इन दोनों को मिला के कितनी है 40, 40 में से 5 गई 35, सबकी वोट का रेशियो आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय ए। ए को 35 वोट मिली हैं, या फिर आप एग्जैक्टली बोल सकते हो 35% वोट मिली हैं। सारी 100 हैं तो इसको 35 मिली है, तो इसका 35% निकाल दूं। इसका 1% है 120, तो गुणा कर दो 120 से। 1 0 तो ये रही, एक 5 मैंने यहाँ से निकाला और एक 2 मैंने यहाँ से निकाला, 5 और 2 से 0 बन जाती है, यानी कि 10, तो 7 6 42, ठीक है। आगे बढ़े तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के फ्लो में कुछ ऐसा तो नहीं छूट गया है भाई, देखें एक बार कि जो कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे मेरे को कुछ बताना हो। जैसे ये क्वेश्चन है सबसे पहले वाला, अगर आप इसमें अनकंफर्टेबल हो प्योरिटी वगैरह मिक्स वगैरह करने में, तो आप मार्क एंड रिव्यू कर सकते हो कि बाद में देखूंगा। अगला जो क्वेश्चन है तो डुएबल है ये, अगर इसमें आपको फॉर्मूला याद नहीं है, डाउटफुल हो, मार्क एंड रिव्यू करके बाद में देखूंगा। ये मेरे को तो लंबा लग रहा है, पता नहीं एक बार वो चीट कर रहा है, पता नहीं एक बार वो चीट कर रहा है, मार्क एंड रिव्यू करके बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा, या फिर आप 30 में से 20 क्वेश्चन को स्किप कर दे रहे हो, शक्ल पसंद नहीं है स्किप, ये नहीं हुआ स्किप, ये नहीं हुआ स्किप बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब अननेसेसरी स्किप कर रहे हो, या जेन्युइनली स्किप कर रहे हो और भी स्किप हो जा रहे हैं, यानी कि नॉलेज की बहुत भारी कमी, कोर्स नहीं किया है, यानी कि पूरा बैच सिलेबस नहीं किया, ठीक। डुएबल है भाई सिचुएशंस को फॉलो करके ऐसे भी।
ये भी डूएबल अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से फॉलो करते हैं। फिर भी जो मैं डूएबल बोल रहा हूँ उसमें से भी एक आधे स्किप कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अपना डूएबल है, ये भी डूएबल है, ये भी डूएबल है, स्टेटमेंट फॉलो करेंगे तो ये भी डूएबल है प्रोबेबिलिटी का। बट प्रोबेबिलिटी से कई बार आपको ये लगता है कि भैया मैं अनकम्फर्टेबल हूँ, पिछले कुछ टाइम में ही ऐड हुआ है और खुद टॉपिक भी ऐसा ही है, एप्टीट्यूड बेस्ड है थोड़ा सा ज़्यादा, बाकी टॉपिक से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अनकम्फर्टेबल हो तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज इस नज़रिए से मत देखो, हमेशा प्रोबेबिलिटी के सवाल मुश्किल नहीं आते, ये इजी वाला है। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। तो विद रिप्लेसमेंट यानी कि जो भी कार्ड निकला वो वापस डाल दिया, यानी कि और ही मज़े, जो कार्ड निकला वो वापस डाल दिया, पूरी पूरी गड्डी कर दी, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड ए क्वीन? एक क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो भैया 1/13, हर 13 कार्ड में से एक क्वीन होती है। जब आप पान के पत्ते उठाओगे तो 13 में से एक क्वीन है, हुकुम के उठाओगे 13 में से एक है, चिड़ी के उठाओगे 13 में से एक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4/52 भी लिख सकते हो, ठीक है। बिकॉज चारों जो इनको क्या बोलते हैं, शूट, चारों शूट जो है वो सिमेट्रिकल है ना, स्पेड डायमंड ये सारे सिमेट्रिकल है, तो एक में जो हो रहा है वही चीज़ दूसरे में हो रही है, तो मैं एक की प्रोबेबिलिटी भी लिख सकता हूँ। वो काट के बाद में यही बनेगी, 4 से काट। ये कार्ड निकाला, क्वीन निकले की इतनी प्रोबेबिलिटी है, वापिस रख दिया कार्ड। फिर सेकंड कार्ड रेड कार्ड हो तो आधे कार्ड रेड है भैया, आधी प्रोबेबिलिटी है। थर्ड कार्ड एक ऑड नंबर्ड कार्ड हो तो ऑड नंबर कार्ड लिख लो साइड में। देखो ऑड नंबर्ड कार्ड में क्या हो सकता है कि एक तो ऑड नंबर कार्ड नहीं है, क्योंकि एक की जगह एस आता है, तो एक को तो हटा दो। फिर उसके बाद क्या आएगा, 3, 5, 7 और 9, 11 भी नहीं आएगा, तो सिर्फ ये 4 ही ऑड नंबर्ड कार्ड निकल सकते हैं, एक नहीं आएगा। तो इसको यूज करता है एग्जामिनर कई बार। तो 3, 5, 7, 9 आराम से लिख लो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हर 13 कार्ड में से 4 कार्ड ऐसे हैं दोस्त, ठीक है। तो कितना हो गया ये हो जाएगा 2/169, विच इज नॉट इन दी आंसर। कोई नहीं, दिस इज द आंसर। किसी भी एक ऑप्शन को मैं बदलवा दूंगा, जब आप मॉक दोगे ना आप ठीक ही दे रहे होगे। ओड नंबर्ड कार्ड उसने बोला है तो इक्का तो होगा नहीं, 5/13 करके ये एक ऑप्शन मैच हो रहा है आपका डी वाला। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये क्वेश्चन जब आप देखोगे कि इससे उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ अलग रख लिया, इतना कर दिया, तो आप स्किप कर दो, बट मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। देखो 80 लीटर ऑफ ए मिक्सर, चलो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो 80 लीटर ऑफ मिक्सर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर, तो ये जो 80 लीटर मिक्सर है इसमें ये स्पिरिट है, ये वाटर है, यानी कि पानी ज़्यादा है ना। अब बोलोगे जी हाँ सर पानी ज़्यादा है, ठीक है। इसमें से 20 लीटर उसने अलग से निकाल के रखा, तो 20 लीटर अलग से जो निकाल के रखा है उसके अंदर पानी जो है वो ज़्यादा है स्पिरिट से। भैया रेशियो से ही देख लो, पानी ज़्यादा है, हाँ जी 20 लीटर अलग से निकाल के रखा। और फिर ये जो 60 लीटर रखा था इसके अंदर 20 लीटर पानी और डाल दिया, तो पानी तो और ज़्यादा हो गया स्पिरिट से। और फिर इसने इनको मिक्स कर दिया, इसका कुछ हिस्सा निकाला, इसका तो पानी तो ज़्यादा ही होएगा ना। और उसने पूछा है द रेशियो वाटर टू स्पिरिट, वाटर तो वाटर ज़्यादा होना चाहिए, ऑप्शन सी कट गया और ऑप्शन बी कट गया, ए या डी ही होएगा, ठीक है जी। एक और बात, जनरली रेशियो के क्वेश्चन में क्या होता है, आप ये देखो कि टोटल मिक्सर यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है। उसने 32 लीटर मिक्सर निकाला एक तरह का, 20 लीटर निकाला एक तरह का, इन दोनों को मिक्स किया है 52 लीटर मिक्सर। तो मोस्ट प्रोबेबली, और यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पॉइंट्स के अंदर है, ठीक है, तो इंटीजर्स में सारी चीज़ें हैं, तो 52 का मल्टीपल अपना ऑप्शन मिलेगा। तो देखो टोटल मिक्सर को रिप्रेजेंट करता होगा 52 का मल्टीपल या फिर 52 का फैक्टर, तो 7 और 1 8, 8 और 4 12, 128 तो नहीं है। इसको अगर आप जोड़ोगे तो 208, जो कि है 52 का 4 गुना। तो देखो देखते ही तो निकल रहा था। आप 20 सेकंड में या फिर 20 सेकंड में ये इमेजिन कर सकते थे, 20 सेकंड में ये कर सकते थे, 40 सेकंड में आपने इक्वेशन करना था, साफ साफ दिख रहा था।
सच बताऊं तो कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, ऐसे नहीं होता है, हैं? मैंने थोड़ा सा टाइम लगा के इस क्वेश्चन की वीकनेस निकाली है, सच बताऊं तो। एग्जाम में अगर आप ऐसा कर पाते हो, आपको दिख जाता है, तो दैट इज नाइस, गुड। लेकिन आपको ऐसा देख ही लेना चाहिए था, दिख ही जाना चाहिए था, ये खाम खा की फियर मॉन्गरिंग है। ऐसा नहीं होता है। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, वो खुद एग्जाम में नहीं कर रहे होते हैं। अब भाई हम उनके साथ गए नहीं, तो वो फॉल्स क्लेम कर सकते हैं क्योंकि हम वहां पर गए नहीं, बट इतना पता है कि हाँ झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में, कई चीजें ऐसी होती हैं जो ध्यान में मैं ये नहीं बोल रहा कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बिना सोल के उत्तर आ ही नहीं सकता। बहुत सारी चीजें हैं ऐसे अपने दिमाग में आ जानी चाहिए, अरे ये तो ऐसे है, बट सारी नहीं होती। कई चीजें विद टाइम निकाल के लोग आपको बता देते हैं। ठीक, तो मैं आपको बताऊं फिर, चलो जी एक्चुअल में कैसे आप करोगे। 80, तो एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लो ताकि मैं जल्दी बता पाऊँ। 80 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन ए रेशियो 7:9 इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर। 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज ट्रांसफर टू अनदर कंटेनर बी। 20 लीटर ट्रांसफर कर दिया, ठीक। देन द कंटेनर ए इज फिल्ड विद 20 लीटर ऑफ वाटर। कंटेनर ए को फिर 20 लीटर पानी से भर दिया, ठीक। देन 32 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज अगेन ट्रांसफर टू कंटेनर बी। द रेशियो ऑफ वाटर टू स्पिरिट ऑफ द मिक्सर इन कंटेनर बी। अच्छा, बी में क्या होगा, अब हमें क्लिक होएगा कि क्या करें पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन में। अब आप स्टार्टिंग से या तो पढ़ लो, या फिर बी के अंदर इसने क्या किया था, इसने 20 लीटर मिक्सर डाला था। कौन से वाला, यही उठा के डाला था। तो इसके अंदर आप किसी भी एक चीज को पकड़ सकते हो, स्पिरिट इज टू वाटर है ना, इसके अंदर ये जो 20 लीटर बी के अंदर डाला था, इसके अंदर स्पिरिट है भाई साहब 7/16। 9 और 7, 16 में से 7 है, या तो वाटर को पकड़ लो, ठीक। लेकिन हम स्पिरिट को पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे सर स्पिरिट को, क्योंकि यहां पर वाटर से रिप्लेस कर रहा है। अब बात ध्यान से सुनो, 80 लीटर में से 20 लीटर निकाल के कहीं और डाल दिया, नाली में फेंक दिया, हमें फर्क नहीं पड़ता। 20 लीटर निकाल कर 20 लीटर पानी डाल दिया, हमें यह फर्क पड़ता है। 20 लीटर निकाल कर 20 लीटर पानी, यानी कि रिप्लेसमेंट विद वाटर, तो ये तो हम कर चुके हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि भैया जब आपने रिप्लेसमेंट विद वाटर करी है तो कितना मिक्सचर रिप्लेस किया, तो आप बोलोगे 80 में से 20, ठीक है जी। तो आपने 80 में से 20 रिप्लेस कर दिया, यानी कि 1/4। तो हम देखना चाहते हैं कि बचा कितना मिक्सचर, 3/4 मिक्सचर बचा। ओरिजिनल मिक्सचर कितना बचा, 3/4, बाकी रिप्लेस हो गया। तो जो चीज आपने रिप्लेस करी थी वाटर, उससे दूसरी चीज स्पिरिट, स्पिरिट की जो फ्रैक्शन है जो कि 7/16 थी, वो 3/4 हो जाएगी। ये कंसेप्ट आपको पहले आना चाहिए, नहीं आता भाई यूट्यूब पे मिक्सर एंड डेलीगेशन देख लो, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक। तो मिक्सर ए के अंदर 80 लीटर मिक्सर है, क्योंकि 20 लीटर वापस से पानी डाल दिया था, और स्पिरिट का ये रेशो हो चुका है, ठीक है जी। अब फिर उसमें से 32 लीटर निकाल कर उसने बी में डाल दिया। तो उस 80 लीटर में से 32 निकालो या 30 निकालो, स्पिरिट तो फ्रैक्शन में इतना ही रहेगा। स्पिरिट और पानी मिल गए, एक कंटेनर है, उसमें से एक घूंट पी लो, उसमें भी सेम रेशियो रहेगा, या एक पूरी बाल्टी निकालो, उसमें भी सेम रेशियो रहेगा। तो आप ऐसे मान लो ना कि 32 लीटर एक मिक्सचर है जिसमें ये रेशियो है, 20 लीटर एक मिक्सचर है जिसमें ये रेशियो है, उसको मिला दिया गया। तो अब देखना कैलकुलेशन नहीं होगी, बट इस चीज को लिखने के लिए हमें इतनी स्टेप में सोचना पड़ा ना। अच्छा ये कर दिया, ये कर दिया, ये, इसमें टाइम जाता है, ये क्वेश्चन टाइम लेगा, और दैट इज नेचुरल। मेरा भी टाइम लेगा, जो लोग हवा में उड़ा रहे उनका भी लेगा, बट वो बता नहीं रहे, इतना फर्क है बस। ठीक है दोस्त, तो कर लें फिर। तो भैया अलग अलग रेशियो में आप मिला रहे हो, सिर्फ रेशियो मैटर करता है, आपको पता है, तो क्यों ना मैं इसको काट लूँ। 4 8 32, 4 5 20, 8:5 रेशियो में मिला रहा हूँ, ठीक है। 8 हिस्से मिला रहा हूँ इसके, तो 8 इंटू दिस। 5 हिस्से मिला रहा हूँ इसके, तो 5 इंटू दिस। जोड़ते हैं फिर बटे में कर देते हैं 13, तो क्यों ना दोनों के बटे में इंडिविजुअली 13 कर दूँ, एक ही बात है। इसको सोल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा कि स्पिरिट कितना है टोटल में से, वही लिख रहे हैं ना, तो अभी करते हैं जी। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अच्छा यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 4 दूनी 8 है, 13 इंटू 16 है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे 2 कर लूँ, यहाँ पर भी 13 इंटू 16 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 13 इंटू 16, तो 13 छिक्के
78, 7, 13 और 7 20, और ऊपर 7 21 दूनी 42, प्लस में 7 5 35, 5 और 2 7, 4 और 3 7। तो स्पिरिट 77 है और टोटल 208 है। तो स्पिरिट इसने पूछा है वाटर टू स्पिरिट, तो सेकंड वाला पोर्शन 77 मिलेगा, एक में ही है, दिस इज द आंसर। या घटा लो, 8 में से 7 गया 1, 20 में से 7 गया 13, मैं पर्सनली घटाता, ऐसे 1 सेकंड के चक्कर में मैं खुद नहीं लगाता हूँ। तो वाटर इज टू स्पिरिट। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाएं, कर लोगे ये। इस क्वेश्चन में एक ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बट बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर गलती करते हैं, यहाँ पर गलती करने के चांसेस हैं, इस 2 को भूल जाते हैं। 2 को भूल जाना एक काफ़ी कॉमन सिली मिस्टेक है। ध्यान रखो, आगे से जब भी टोटल सरफेस एरिया निकालोगे आपको ध्यान आनी चाहिए, मैंने एक सिली मिस्टेक बता रखी है। आगे बढ़ें। द एवरेज एज ऑफ 3 पीपल, तो ये क्वेश्चन भी अपना डूएबल है भाई, अगर आप स्टेटमेंट को फॉलो करोगे, यानी कि स्किप करने की जरूरत नहीं है। तो एवरेज एज 24 है, तो तीनों की उम्र का सम कितना होएगा? तीनों की उम्र का सम होएगा 24 3 72। जी हाँ सर। 3 साल पहले द सम ऑफ एजेस ऑफ पी एंड क्यू, तो पी और क्यू की एज का जो सम था वो 5 ज्यादा था, आर की करंट एज थे। तो पी की उम्र और क्यू की उम्र का जो भी सम है वो क्या हुआ होगा 3 साल पहले, तो पी की उम्र भी 3 कम होगी, क्यू की उम्र भी 3 कम होगी, ओवरऑल इनका जो भी सम है उससे 6 कम, दोनों की उम्र 3 3 कम होगी। तो p प्लस क्यू माइनस 6, या फिर ऐसे सोच सकते हो p माइनस 3 प्लस क्यू माइनस 3, p प्लस क्यू माइनस 6। ये तो 2 साल पहले इनकी उम्र का सम है, और r की आज की उम्र है r, ये बोल रहे इनका सम r की आज की उम्र से 5 ज्यादा है, तो r की आज की उम्र में 5 जोड़ा और इनका सम आ गया। अब आपको मिल गया p प्लस क्यू माइनस r इक्वल टू 11। अब आप सिंपली इक्वेशन 1 और 2 को देखना जरा, क्या करें, ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा दें, तो क्या आ जाएगा? 2r आ जाएगा, जो कि हो जाएगा जी 61। r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30.5। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी। सर p और q की पूछ ले तो p और q का नहीं बता पाओगे आप, क्योंकि उसने क्वेश्चन इस तरीके से सेट किया है कि r की आप निकाल पाओ, p और q का सम ही बता सकते हो, इंडिविजुअल उम्र नहीं बता पाओगे। आगे बढ़े, ये भी कर लोगे भाई, इजी है, ये भी कर लोगे, इजी है। बट फर्स्ट टाइम में अगर आपको लेंदी लगे तो मार्क एंड रिव्यू करके छोड़ सकते हो और बाद में आके शांति से कर सकते हो। क्या होता है फर्स्ट राउंड में जब हम लंबे क्वेश्चन करते हैं तो हमारा दिमाग शांत नहीं रह पाता है, ये बहुत लंबा है, बहुत टाइम लेगा, बहुत लंबा है, आगे वाले क्वेश्चन कैसे करूंगा, ऐसे सोचता है आपका दिमाग, इसलिए सोचता है। बाद में शांति से जब एक बार एक राउंड निकल जाएगा, इतने क्वेश्चन हो गए, फिर आप शांति से कर सकते हो कि अब मैं इस पर टाइम देकर अगर निकाल भी लूंगा तो मेरे टाइम की वैल्यू आ रही है, ये नहीं है कि बाद में कोई ईजी क्वेश्चन छूट रहा है। देखो बहुत ही रिपीटेटिव पैटर्न है। पी और क्यू मिलके 12 दिन में करते हैं, ये दोनों 15 दिन में, ये दोनों 20 दिन में, तो इन सब का रेशियो लेते हैं जो कि है 60। तो पी और क्यू कितने यूनिट करेंगे दोस्त? 12 5 60 एक दिन में। क्यू और आर कितने करेंगे? 15 चौके 60। आर और पी कितने करेंगे? 20 30 60, 3 यूनिट। ये मैं टेक्स्ट सॉल्यूशन भी आपको दे सकता था, लिख के क्यों करवा रहा हूँ, ताकि एक चीज़ आपको याद करवा दूँ। देखो अगर आप किन्हीं भी 2 को जोड़ के एक को काट देते हो, देखो इन दोनों को जोड़ के इसको काटोगे तो क्या होगा? देखो आर और पी है ना, आर और पी तो कट जाएगा, क्यू का डबल आ जाएगा, तो 5 और 4 9 में से 3 गए 6, तो क्यू की यूनिट ऐसे सीधे निकल आएगी 3। अदरवाइज करने को आप इन सबको जोड़ भी सकते हो, वो भी एक तरीका है, पी क्यू और आर का डबल आ जाएगा, बट ऐसे भी कर सकते हो, जब भी ऐसी सिचुएशन हो ऐसे भी कर सकते हो। और किसी भी एक की यूनिट आपको पता लग जाए तो फिर तो सबकी पता लग जाती है, 3 और 2 5, इसकी 3 पता लगी तो अब क्यू की 3 पता लगी तो आर की 1, तो पी क्यू आर सबकी पता लग गई। देखो अब आगे, एस इज ए न्यू वर्कर जिसकी एफिशिएंसी 500% है, यानी कि 5 गुना है आर से, तो 5 गुना है आर से, तो एस की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आर की है भाई साहब 1 यूनिट, तो एस कर रहा होगा 5 यूनिट। सारे मिलके कितने दिनों में करेंगे? तो जोड़ लो सबको, तो पी क्यू और आर 3 2 5 और 1 6, सब 6 यूनिट और 5 11 यूनिट काम कर देते हैं ये, तो 5 5 बटे 11 डूएबल क्वेश्चन है बिल्कुल। आगे बढ़ते,
क्वेश्चन ये भी डूएबल है, अगर आपने मेरे से प्रोबेबिलिटी पढ़ रखा है, कोई बहुत महान चीज़ नहीं है। हाँ, बट यहाँ पर भी इसका कंसेप्ट मैं आपको रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। ठीक, देखो आपको ये कंसेप्ट पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये उसी चीज़ से आया है, ए यूनियन बी, जो आपने सेट्स पढ़े होंगे स्कूल में, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे एन लगा होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, डिट्टो वही चीज़ है, ये मैक्सिमम बच्चे समझते होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा है, बट हाँ मैं आपको रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ कंसेप्ट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उस चीज़ को छोड़कर बाकी सब, मान लो ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है ए को, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इस सर्कल के अंदर ए है तो इस सर्कल के बाहर जितना भी है वो ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसके अलावा। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं, मिट क्यों नहीं रहा भाई यार ये। ठीक है, देखो ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी है ये वाला सिस्टम, ये वाला ए और बी दोनों में मिलकर। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है फिर? यानी कि ये जो अंदर वाला सिस्टम है, इसके अलावा ये सब कुछ बाहर वाला सिस्टम। तो इस बाहर वाले सिस्टम को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखना जरा ध्यान से, ए के सर्कल के बाहर जो है वो, और बी के सर्कल के बाहर जो है वो, लेकिन ए के सर्कल के बाहर बी भी आता है, बी के सर्कल के बाहर ए भी आता है। तो मैं कैसे लिखूं? मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए के सर्कल के जो बाहर है सारा और बी के सर्कल के बाहर है जो सारा, उसमें से कॉमन, तो ए के सर्कल के बाहर यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट, बी के सर्कल के बाहर यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट, उसका इंटरसेक्शन। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। ये है मैथमेटिकली, मैंने आपको विजुअली प्रूव करके दिखा दिया। अब रटने की टेक्निक बताता हूँ। देखो आपको ये पता है x इंटू वाई का होल स्क्वायर हो तो स्क्वायर अंदर घुस जाता है, आप बोलोगे जी हाँ सर, और हर एक चीज़ को स्क्वायर कर देता है, जी हाँ सर। कॉम्प्लीमेंट अंदर जाके हर एक चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ए का कॉम्प्लीमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है इंटरसेक्शन, और बी का कॉम्प्लीमेंट है बी कॉम्प्लीमेंट। इस ए को एज ए पावर समझो। यहाँ पर भाई साहब ने डैश से दिखा रखा है ऐसे, तो सेम ही बात है, ऐसे भी दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको एक तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। जब आपको ये चीज़ याद होगी, अब आप सब कुछ कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। अगर आपके पास पी ए है तो आप पी ए कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। सर कैसे निकाल सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट होता है ए के अलावा कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम एक होता है दोस्त, उनका सम एक होता है। या तो वो इवेंट होगा या नहीं होगा। होने के 30% चांस है तो ना होने के 70% है। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट पता है तो ए आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट पता है तो बी आ जाएगा, बी पता है तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब मैंने आपको इसकी रिलेशन बता दी। यहीं पर आप ऐसे भी कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बस आपको ये ट्रांसफर मैंने बता दिया। अब इस तरीके के सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। ठीक है, करें फिर। शैल वी डू इट? ई को हटा देते हैं, क्यों कॉम्प्लेक्स, ऐसे ही याद रखें। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ भाई, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे दे रखा है ना, ये भी बता देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट अंदर गया, इंटरसेक्शन को उल्टा किया, बी का भी कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है, ओके। अब देखो उसने हमें ये दे रखा है, बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर मैं इस कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकालना चाहूँ तो हर एक चीज़ से कॉम्प्लीमेंट छीन लो, हर एक चीज़ को उल्टा कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या कॉम्प्लीमेंट बाहर निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट से ए बन गया, यूनियन से इंटरसेक्शन बन गया, बी कॉम्प्लीमेंट से बी बन गया। ये
जो कि दे रखी है भाई साहब ने 13/27। अब मुझे इतना पता है कि जिस भी चीज़ के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो अगर मैं सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो मैं निकाल लूंगा एक में से घटा के। अब अपने पास इस फॉर्मूले का सब कुछ है, एक चीज़ को छोड़कर जिसको पूछना चाहेगा, बस खत्म बात। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर अब हम पुट कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 5/9 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 11/18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि पूछा है उसने ओड्स अगेंस्ट बी, तो ठीक है जो भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि है 14/27। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के अलावा सबको उधर ले जाओ, या फिर सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम 54 आ रहा है तो क्यों ना 54 बना लूँ। ऊपर नीचे 6 से गुणा करूंगा तो 6 5 30, 54 इसका नहीं आ रहा, 11/8 प्रोबेबिलिटी 11/18 है। वही मैं सोचूं यार 54 आ रहा था क्वेश्चन जब सेट किया, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। 18 तिये 54 तो 11 तिये 33। ठीक है, 27 दूनी 54, ये एग्जैक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने इसकी रकम वकम कुछ नहीं बदली है, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, देखो 11 तिये 18 तिये 11 तिये 14 दूनी 28, तो 33 में से 28 गया नेगेटिव का है 5, अब ये 5 उधर जाकर घटेगा 25, 25/54 हो जाएगा, 25/54 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसने बी की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, उसने पूछी है व्हाट आर दी ओड्स अगेंस्ट द इवेंट बी। ओड्स अगेंस्ट का क्या मतलब होता है देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब है अगर 54 आउटकम है, अगर 54 बार कोई इवेंट होगा तो उसमें से 25 बार अपना बी होगा, तो कितनी बार बी नहीं होगा, 25 बार तो होगा, कितनी बार नहीं होगा, 54 में से 25 घटा दो, 27 बार नहीं होगा। तो ओड्स अगेंस्ट बताने होते हैं तो नहीं होगा रेशियो होगा, ओड्स इन फेवर बताने होते हैं तो होगा रेशियो नहीं होगा। ओड्स अगेंस्ट बताने हैं तो नहीं होगा रेशियो होगा 27:25 या फिर 27/25। 14 में से 9 गए 5, सॉरी 14 में से 5 गए 9, 29 होना चाहिए था, हद है हद। आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन है, डुएबल है, जल्दी जल्दी करते हैं। इजी है, मैं टेक्स्ट सॉल्यूशन देना चाह रहा था बट इनका टेक्स्ट सॉल्यूशन देना मुश्किल है, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। 72 यानी कि 9 × 8 से डिविजिबल है। 8 की डिविजिबिलिटी यानी कि लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ अंक 8 से डिविजिबल हम देखें, तो आपको 700 समथिंग डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर 7 है तो इसमें से 6 को घटा देता हूँ। क्यों सर, देखो अगर इस तीसरे प्लेस पर इवन कोई भी नंबर होएगा ना, 200 400 600 800, ये सारे 8 से डिविजिबल है मेरे भाई, सारे 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 मत देखो, कैलकुलेशन को बढ़ाओगे आप, इवन को हटा दो, 1 को देखो, 1Q6। अब आपके दिमाग में कोई ना कोई ऐसा नंबर आ जाएगा, अगर आपको 25 तक टेबल याद है, जो कि 8 से डिविजिबल है, यानी कि आपको एक वैल्यू आ जाएगी Q की। 106 हो तो 8 से डिवाइड नहीं होएगा, 116 हो तो नहीं होगा, 126 हो, 136 हो तो होएगा, 17 8 136। क्यू की एक वैल्यू आ गई तो 4 जोड़ दो, क्यू की अगली वैल्यू आ जाएगी, 3 और 4 7। 8 की डिविजिबिलिटी है, इसमें 8 जोड़ते रहोगे तो अगली पॉसिबल वैल्यू आएगी, इसमें 8 का आधा 4 जोड़ोगे तो अगली पॉसिबल वैल्यू, इसमें 4 का आधा 2 जोड़ोगे तो अगली पॉसिबल वैल्यू। क्यू की 2 पॉसिबल वैल्यू है। अब वो पी और क्यू का ग्रेटेस्ट पॉसिबल सम पूछ रहा है। ठीक है जी, देखते हैं। तो 9 से भी डिविजिबल है, 9 की डिविजिबिलिटी लगाएं, 6 और 3 9, ठीक है, 7 और 3 10, 1 आ गया 9 से डिवाइड करने पर। अब पी और क्यू का सम और ये 1 मिलकर क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर क्यू की वैल्यू है 3 तो 3 और 1 4, तो ये तो आ जाएगा 5, और अगर क्यू की वैल्यू है 7 तो 7 और 1 8, तो ये आ जाएगा 1। क्लियर है भाई, 5 और 3 8, 7 और 1 8। यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि सर पी और क्यू के अलावा जब यहाँ पर 1 आ रहा है तो पी और क्यू का
जो सम है वो 8 ही आएगा, 8 और 1 9, तभी तो डिविजिबल होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्त 8 आएगा। अगर Q की वैल्यू 8 आ जाती तो फिर P की वैल्यू 9 आ जाती, 9 और 8 17। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, P और Q के अलावा अगर 1 आ गया तो P और Q का एक सम 8 पॉसिबल है, लेकिन इसमें 9 जोड़ दो, 9 और 8 17, एक सम 17 भी पॉसिबल है, क्योंकि दो सिंगल डिजिट नंबर का सम 17 हो सकता है। तो या तो 8 उत्तर होगा या 17। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 17 नहीं है, फिर आप बोल सकते हो कि 8 है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ये भी हो जाएगा, ये जल्दी से बता देता हूँ भाई। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, तो एक ही चीज़ इसमें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ स्टार्टिंग से ऐसे नहीं लिख देना है कि 5/12 जैसे स्कूल में लिखते थे प्लस, ऐसे सोल्व करना जरूरी नहीं है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप इसके कुछ हिस्से सोल्व कर लो, सिर्फ वो लिख लो। जैसे यहाँ पर मैं सिर्फ ये सोल्व कर लेता हूँ, ये 1/9, और ये आपने रटना नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ। 15/14 गुणा में 7/5, क्योंकि इससे पहले क्या है, एक तो एक करली ब्रेसिस है, इसके अंदर एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, तो पहले मैंने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है भाई, 7 दूनी 14, 5 तिये 15, 3 तिये 9, तो ये आ गया दोस्त 1/6। अब मैं अलग से इसको सोल्व कर रहा हूँ, अब माइनस आ गया, इसने ब्रेक लगा दिया सोल्विंग पे, इसको सोल्व कर रहा हूँ। गुणा में पलट देंगे डिवीजन के बाद को, 5/4। ठीक है, 7 दूनी 14, 2 और 10 मिलके 20 बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5/4। ठीक तो किया ना मैंने, 14/20, 10/7 गुणा में 5/4, 140, 140। ठीक है जी, 5/4। अब देखो, ये मैंने सोल्व कर लिया, इसमें से मैं इसको घटा दूं और उसके बाद बाहर निकल के क्या होगा, कोई गुणा भाग नहीं हो रहा, ये भी जुड़ ही रहे हैं, तो मैं इकट्ठे भी लिख सकता हूँ कि 5/12 है, उसके बाद क्या है 1/6 जुड़ रहा है, उसके बाद घट रहा है 5/4, और उसके बाद जुड़ रहा है 5/3। इनका एलसीएम आ रहा है 12 आ रहा है, तो इनका एलसीएम 12 ले लेते हैं भाई। तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करोगे, 4 तिये 12, 3 5 15 हो जाएगा, और 4 5 20 हो जाएगा। नीचे 12 है ही है, तो 20 में से 15 गए 5, 5 और 2 7, और 5 12/12, यानी कि 3 1। ठीक है, आगे बढ़े। तो फर्स्ट राउंड में डुएबल क्वेश्चन था, जी हाँ डुएबल है। ये क्या फर्स्ट राउंड में करना चाहिए, डुएबल है बट करना नहीं चाहिए। डुएबल है, आप खुद आप अनकंफर्टेबल हो गए करने में, तो मार्क एंड रिव्यू करो, बाद में देखो, है ना। तो अब हम कर लेते हैं भाई। तो आप समझ रहे हो, मैं इस बेस पर क्वेश्चन को नहीं कर रहा और ये तो इजीली हो जा रहा है। कई चीज़ों का फैक्टर है, अगर आपको वो इजी है, वो दिख नहीं रहा इजी है, मन को अशांत कर रहा है, एक आधे ऐसे क्वेश्चन छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। लेट्स डू इट। दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, बिजनेस स्टार्ट किया, एक ने 2 लाख रुपए लगाए, एक ने 3 लाख रुपए लगाए। ठीक है भाई, 1 साल के बाद 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। और मैं इन क्वेश्चंस को ऑफ कोर्स पहले पढ़ चुका हूँ, तो मैं हर एक स्टेटमेंट को, जिसको पढ़ने की जरूरत है उसको मैं पढ़ूंगा, जिसको नहीं है नहीं पढ़ूंगा, ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा कर पाए। ठीक है भाई, तो उन्होंने प्रॉफिट को इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेस पे डिवाइड कर लिया, यानी कि 2:3 रेशियो में। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो 5 लाख का प्रॉफिट है और 5 लाख ही इन्वेस्ट किए थे, तो जिसने 2 लाख इन्वेस्ट किए उसके 2 लाख, जिसने 3 लाख इन्वेस्ट किए उसके 3 लाख। यहाँ पर तो रेशियो की भी नीड नहीं है। ओके, ईच पार्टनर देन एडिड 20,000 टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड इन्वेस्टेड द रिजल्टिंग अमाउंट इन ए सेकंड डिफरेंट वेंचर। फिर हर एक ने क्या किया, 20-20 हज़ार रुपये और जोड़े और एक और धंधे में लगा दिए। ठीक है, द सेकंड वेंचर इल्डिड ए प्रॉफिट ऑफ इतना, सेकंड वेंचर ने इतने का प्रॉफिट निकाला। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन द न्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो, नया प्रॉफिट नए रेशियो के हिसाब से बढ़ गया। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट वाई रिसीव्ड, वाई को कितना मिला, तो वाई को पहले वाला तो आपको पता है 3 लाख मिला था, बाद वाला निकाल लो। नहीं भी पता, अलग भी रेशियो होता है तो आप निकाल लेते, वाई का पहले अलग निकालते, अब वाला निकालते हैं। इनको 2 लाख और 3 लाख मिले थे, उसमें इन्होंने 20-20 हज़ार मिला दिए, तो 2,20,000 और 3,20,000 ये इनका रेशियो है। एक बार रेशियो देख लेते हैं भाई, ये x है ये y है, तो y को मिला है 16/27 गुणा में क्या है, ये
इसके अंदर 3 लाख जोड़ देंगे बस। वाई को ये मिला है, इसके अंदर 3 लाख जोड़ देना, 3 लाख पहले वाला, क्योंकि उसने वाई का टोटल प्रॉफिट पूछा है। दैट्स इट, बात इस खत्म। तो 7 से जा रहा है ये, 27 से कम 27, 15 में 27 थे, 81 जा रहा है। 13 छिके 78, 7 13 एकम 13 और 7 20, तो 208,000 यानी कि 2,08,000, 2 थे 5,08,000। आगे बढ़ जाए, ये भी हो जाएगा। डूएबल था लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी डूएबल है। सिर्फ मैं टेक्स्ट सॉल्यूशन में भी करवा सकता था, अभी क्यों करवा रहा हूँ, ताकि मेरी थिंकिंग के साथ आप अलाइन कर पाओ। द सिंपल इंटरेस्ट, 4,000 रुपये के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कमाया 12% पर एनम से 4 साल में, वो तो है एक्स, इसका सिंपल इंटरेस्ट एक्स है। और 3600 सिंपल इंटरेस्ट कमाया है किसी ने 7500 रुपये पर 16% के हिसाब से वाई साल, तो एक्स बटे वाई बताना। तो पहले मैं एक्स निकाल लूँ, ठीक है। एक्स क्या है जो इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकाला, तो 12% के हिसाब से 4 साल में 12 चौके 48% हो गया होगा। 48% किसका, 4,000 का, उसका 1% है 40। तो इनको सोल्व मत किया करो, क्या पता सोल्व ना करना पड़े। गुणा तो कभी भी कर लोगे ना, अनगुणा कैसे करोगे कि वो 1 मिनट मिल जाए अनगुणा करके, नहीं मिलेगी, नीड होगी तब कर लेंगे। अब वाई को निकालता हूँ, 3600 रुपये ब्याज कितने साल में, तो 3600 को 1 साल के ब्याज से डिवाइड कर देंगे। तो 3600 को डिवाइड कर देता हूँ 1 साल के ब्याज से, तो 1 साल का ब्याज कितना है भाई साहब, 1 साल में 16% ब्याज लग रहा था और इसका 1% है 75, तो ये इसका 16% है, इससे डिवाइड कर देते हैं। ये है वैल्यू वाई की। पूछ क्या रहा है भाई साहब, एक्स बटे वाई पूछ रहा है, तो इसको वाई से डिवाइड कर देंगे। एक बार ये निकाल, 25 चौके 25 दिए, ठीक है। 3 से जाएगा 12 पर, देन इसके अंदर 2 4 हैं, 1 4 से 1 काट दिया, 1 4 से 1 काट दिया, 3, तो ये 3 आ गया, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 16 चौके 640 आ रहेगा इसका, ऑप्शन डी, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई, ये भी हो जाएगा। आगे बढ़े, फर्स्ट राउंड में ही कर लोगे। इससे पहले वाला क्या था, मैं उसको, अच्छा ये वाला, ये भी डूएबल है दोस्त फर्स्ट राउंड में। बट अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है और मैं कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को स्किप कर दो। कुछ क्वेश्चन जो मैं स्किप करने के लिए बोलूँगा आप कर दोगे, कुछ को आप नहीं करोगे। अपना अपना दिमाग अपने अपने तरीके से चलता है। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट के बेस पर कई सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इन ए स्कूल 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज़। तो 3/8 गर्ल्स हैं, 8 टोटल हैं, तो 3 गर्ल हैं, 5 बॉय हो गए, ठीक है। 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, ऊपर लिख लेते हैं, नीचे इनकी दूसरी इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 10 ईयर्स, तो 10 ईयर से नीचे के हैं, ठीक है। 1/3 ऑफ द बॉयज, तो इसको 1/3 कर पाऊँ तो मैंने 15 कर दिया, यानी कि 3 गुना कर दिया था कि 1/3 कर पाऊँ, तो इसका 1/3 5 हो गया। तो 10 के बिलो ये हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कितने हो जाएंगे, बाकी के 15 में से 5 गए 10, ठीक है जी। 1/3 of the number of boys are below 10 years and 2/3 of the number of girls are also below 10 years. 2/3 of the girls below 10 years हैं, तो इसका 2/3 निकालोगे तो 6, तो ये हो गया 3, 6 और 3 9। If the number of student of age 10 or more years is 260, 10 और more के हमारे हिसाब से बंदे हैं 13, ये बोल रहा है 260 है, यानी कि चीज़ें 20 गुना चल रही हैं, हमने जो मानी उससे 20 गुना चल रही हैं। Then the number of boys in the school, तो नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल हो जाएंगे इसके 20 गुना, ये उसने पूछा है, ठीक। आगे बढ़े, ये भी कर लोगे, डूएबल है, ये भी डूएबल है फर्स्ट राउंड में। बट कई बार आपको ये लगे कि क्या पता यार ज्योमेट्री वाले में दिमाग लगवा दिया हो, तो बाद में कर लेना। देखो भाई, इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज द सेंटर एंड एंगल ए ओ बी इज 110, तो अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ। सेंटर बनने वाला एंगल डबल होता है सेंटर पर बनने वाला। अब देखो ए सी बी डी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये 55 है
इन दोनों का सम 180 होता है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 125, 180 माइनस 55, 125। और एक और बात, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो अगर ये 55 है तो ये भी 55 होएगा, ठीक है ना। उसने क्या क्या पूछा है हमसे, और ऑफ कोर्स हम पहले एंगल देखेंगे क्या क्या पूछे हैं, ठीक है। एंगल ओ ए डी प्लस ओ बी डी, ओ ए डी प्लस ओ बी डी, इन दोनों का सम माइनस एंगल ए डी पी प्लस बी डी क्यू। तो ए डी पी और बी डी क्यू तो सेम ही है, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, 55 और 55, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे ओ ए डी को, आपको पता आप इंडिविजुअल ओ ए डी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। क्यों नहीं निकाल पाओगे, देखो उसने सिंपली, मतलब सोल्व तो हम कर ही लेंगे क्वेश्चन को, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर लें। उसने आपको ये दिया है कि 110 है, तो इसके बेस पर ये तो 55 हो गया। यहाँ पर ये ऐसे भी ये बना सकता था, एंगल को ऐसे भी बना सकता था, कहीं पे ही बना सकता था ना, तो ये बनता तो 125 ही है तीनों, लेकिन उसके हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बदल जाते। एक्चुअल में आप ये इंडिविजुअल और ये इंडिविजुअल निकाल नहीं सकते, इन दोनों का सम निकाल सकते हो। और जब ये आप ये इंडिविजुअल निकाल ही नहीं सकते, इन दोनों का सम निकाल सकते हो, तो वैसे इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखो ए ओ बी डी, क्यों ना हम ये करें, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, उसमें से इन दोनों का सम घटा दें, है ना। मतलब निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसे करेंगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा 360 माइनस में 110 माइनस में 125। कैलकुलेशन मैं बाद में कर लूँगा। 360 में से दोनों का सम मैंने घटा दिया, तो ये वाला पोर्शन मेरे पास आ गया। आगे फिर मैंने घटाना है क्या, इन दोनों का सम, जो कि हो जाएगा 110। तो अब 360 में से क्या घटाना है देख लो, 1 2 3, 345, यानी कि 15 इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ूँ, ये क्वेश्चन भी फर्स्ट राउंड में डुएबल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको ये लगे कि जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो इससे अनकंफर्टेबल मत हुआ करो, थोड़ी मोटी कैलकुलेशन से अनकंफर्टेबल मत हो। जहाँ पर भी कैलकुलेशन का मौका मिले कर दो, ताकि आप उसमें धीरे धीरे ज़्यादा कंफर्टेबल होने लगो। ये देखो, ये भी मैं टेक्स्ट सॉल्यूशन बहुत इजीली दे सकता था, बट वही एक बार अपने फ्लो में आपको करवाना चाह रहा हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 40 मीटर हाई बिल्डिंग, एक टावर के टॉप से एक 40 मीटर हाई बिल्डिंग का टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है, और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो उसने बता रखा है 60 डिग्री है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि दोस्त 80% क्वेश्चन आपके फॉर श्योर हाइट एंड डिस्टेंस के 30 60 90 के ट्रायंगल में सिमट जाएंगे, जिनमें एक साइड कॉमन होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वो ट्रायंगल को अलाइन कैसे भी कर देगा, 30 60 90 के ट्रायंगल को वो अलाइन कैसे भी कर देगा, जो कॉमन साइड है उसकी लंबाई √3 होगी, उसके अलावा एक छोटी साइड होगी, ठीक है, जिसमें बेस के पास 60 बना होगा, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल पास बनता है, या फिर यहाँ पर 30 होएगा, ये इसकी लंबाई 1 यूनिट और इसकी लंबाई 3 यूनिट है। इसी को अलग अलग तरीके से वो कंबाइन करता है, तो वही 30 60 90 वाली दो ट्रायंगल है। कॉमन साइड कौन सी है, सबसे पहले देखना ये वाली। और ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये विद प्रैक्टिस इजीली आइडेंटिफाई की जा सकती है, मैं फालतू की चीज़ें नहीं बताता, ठीक है। और 30 के सामने ये देखो, 30 के सामने 1 है, तो इधर जो 60 है उसके सामने 3 है, तो 30 के सामने अगर 1 यूनिट है तो 60 के सामने 3 यूनिट है, तो ये 2 यूनिट है, जिसकी लंबाई बता रखी है कि 40 है, यानी कि चीज़ें 20 गुना है। पूछ क्या रहा है कि इस 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, 3 की 20 गुना यानी कि 60। आपके 80% क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के ऐसे निपट जाते हैं सारे, जो भी ड्रोन उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, बादल की छाया दिख रही है, अगर 30 60 90 की ट्रायंगल बन रही है, सारे ऐसे निपट जाए। आगे बढ़ूँ, इसके लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है, आपने सीधा सीधा ऐसे देखना है। मदन में पहले क्या बन रहा है, एम डी से मोड, फिर क्या बन रहा है, एम एन से मीडियन, सॉरी एम एन से मीन। तो पहले मोड बन रहा है, तो एक मोड प्लस एक 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। पहले मैंने लिखा है 1, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 3, 1 2 3, और 1 + 2 3 होता है, पता होएगा आपको,
ऐसे नहीं करना 1=2+3 नहीं, याद रखने की टेक्निक बता रहा हूँ। ये एक फॉर्मूला है जिसको अलग अलग रूप में आपको पेश किया जाता है, फॉर्मूला एक ही है, यही आपने यहाँ पर करना है। तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है ए बी सी है मीन मीडियन मोड, ए रेशो भी उसने बता दिया। तो उसने बेसिकली किया क्या, इन तीन में से दो चीज़ों का रेशो बता दिया, फिर वो किन्हीं भी दो का रेशो पूछ लिया, तीन का पूछ लिया, आप बता दोगे, रेशो तो बता ही दोगे, एक्चुअल तो नहीं बता पाओगे। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो उसने बोला है ए रेशो बी, तो ए क्या है भैया, ए है अपनी मीन, यानी कि ये है 9, और बी क्या है, मीडियन, ये है अपना 8। सिंपल। एक मोड प्लस 9 दूनी 18 इक्वल टू 8 3 24, तो 24 में से 18 गए 6, तो मोड है 6, मीन है 9, मीडियन है 8। क्या पूछ रहा है, B/C, तो बी बोले तो क्या अपना मीडियन और मोड, तो मीडियन यानी कि 8, मोड यानी कि 6, 8:6 यानी कि 4:3। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। लास्ट क्वेश्चन, ये भी टेक्स्ट सॉल्यूशन से दे सकता था, बट एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ए पर्सन कैन रो ए बोट 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। ठीक है जी। उसके बाद 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स। अब उसने बताया इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा मौका मिले जैसे इस क्वेश्चन में मिल रहा है कि करंट की स्पीड तो है 2 और वो बोल रहा है कि भैया व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पर्सन इन स्टेशनरी वाटर, यानी कि बंदे की स्पीड बता दो, तो बंदे की स्पीड में ये जोड़ेंगे तो डाउन स्ट्रीम आ जाएगी, बंदे की स्पीड में से ये घटाएंगे तो अप स्ट्रीम आ जाएगी। तो ये चीज़ ऑप्शन में दे रखी है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम हम ऑप्शन से कर पाते हैं। कैसे, देखो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से करेगा तो कुछ टाइम लगेगा, 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम से करेगा तो कुछ टाइम लगेगा, दोनों का टाइम मिला के 5 घंटे हो रहा है। तो जनरली क्या होएगा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड से 40 डिवाइड होएगा, अपस्ट्रीम की स्पीड से 48 डिवाइड होएगा जनरली। हो सकता है फ्रैक्शन में आ जाए, तो सम तो 5 आना ही पड़ेगा। ऑप्शन चेक कर लेंगे हम, एटलीस्ट डिविजिबिलिटी, जैसे 16 और 2 18 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा तो रहने दो। क्या 18 उत्तर ही नहीं हो सकता है, अभी रहने दो। 14 और 2 16 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, हटाओ। 20 और 2 22 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। 18 और 2 20 से डिवाइड हो रहा है, हाँ। फिर 18 में से 2 गए 16 से डिवाइड हो रहा है, हाँ। ये उत्तर होगा। अब आप चेक करो, 18 और 2 20, 20 दूनी 40, 2 घंटे लगेंगे। 18 में से 2 गए 16 3 48, देखो 3 और 2 5 घंटे लगे। स्कोर चेक कर लो, 18 और 2 20 चौके 80, 4 घंटे लगेंगे, और 18 में से 2 गए 16 दूनी 32, तो 6 घंटे। दिस इज द आंसर। तो कई ऐसे क्वेश्चन, मान लो आपका ऐसा ही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में जो आप ऐसे कर पाओगे, और काफ़ी आम है इसलिए बता रहा हूँ, तो बढ़िया रहेगा। सर अदरवाइज कैसे करोगे, अदरवाइज तो आपको बता ही रखा है, लीनियर इक्वेशन सोल्व करेंगे भाई। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे, डी या यू किसी के भी कोफिशिएंट को सेम कर लेंगे। यहाँ पर डी का इजीली हम देख पा रहे हैं, तो ऊपर वाले को डबल करके नीचे वाला घटा रहा हूँ, तो 80 में से 80 गया, खत्म। 48 दूनी 96 में से ये गया 32, 30 96 होता है, तो 32 दूनी 64 अपस्ट्रीम इक्वल टू 2 5 10 में से 6 गया 4 घंटे। यहाँ पर कभी भी यू और डी की वैल्यू नहीं निकालनी होती, क्योंकि स्पीड का मतलब होता है 1 घंटे में कितनी दूर गया, तो हमें हमेशा यहाँ पर 1 करना होता है। तो 4 एकम 4, 1 घंटे में 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है भाई। अपस्ट्रीम की स्पीड है 16। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, बंदे की स्पीड में से करंट की स्पीड घटाई जाती है, तो उस स्पीड में से 2 घटाने पर 16 आया है, तो 16 और 2 18 है बंदे की स्पीड स्टिल वाटर में। ठीक है दोस्त, क्लियर है। अपना ये मॉक पूरा हो गया, और बिलीव मी 100% ईमानदारी के साथ कोशिश की जा रही है इन मॉक्स के थ्रू, जितनी आपकी मदद हो सके, जितनी मॉक्स के थ्रू हो सकती है, वो 100% एफर्ट्स पुट इन किए जा रहे हैं। अभी 2 मॉक आ रहे हैं वीक में, आगे और ज़्यादा मॉक है। ठीक है, और आगे इन फ्यूचर हम मॉक्स के अंदर और ज़्यादा क्वांटिटी लेकर आएंगे बच्चों के लिए। ठीक है, और कोशिश रहेगी कि मतलब उसके अंदर कॉस्ट को इन्वॉल्व ही ना करें, फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे दें जब तक हम कर पाएँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ आपसे, अगले मॉक के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।